हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति रस्तोगी अर्श इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आशा करते हैं बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरे चैनल पर आपको मिल रही हैं सीटेट की क्लासेस, जो कि मैं आपको गाइड कर रही हूँ। देखिए, सीडीपी का पाठ्यक्रम हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा हमने पूरा पाठ्यक्रम ही करा दिया है। तो महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन आपके सामने आज हम लेकर आए हैं, जो कि हमारी आज की ये लास्ट वीडियो होगी और उसके बाद आपके एमसीक्यू चलेंगे। तो आशा करते हैं आपको कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से हमारी क्लास को लिया है, अटेंड किया है। और जो बच्चे हमारे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको सारा ही पाठ्यक्रम सीडीपी का आपको दिया हुआ है, बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान का। तो बच्चों, सीटेट के लिए आपको बहुत अच्छे से मैं जानकारी दे दूं कि कुछ भी आपका पाठ्यक्रम मैंने छोड़ा नहीं है और सारा ही आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारी ही वीडियो आपकी पाठ्यक्रम के अनुसार दी हुई हैं। आप चैनल पर विजिट करने हैं बस आपको और उसको देखना है। ठीक है, तो पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट है, पूरा पाठ्यक्रम आपका कंप्लीट हो चुका है। और आज आपके जो टॉपिक्स हैं वो महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन है। जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको इसमें आज जो है बताई जाएंगी और शॉर्टकट में हम देखेंगे। और हो सकता है ये वीडियो 2 पार्ट्स में चला जाए आपका, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो मैंने किसी भी टॉपिक को लेकर नहीं बनाया है, क्योंकि ऐसा होता है नीरसता आ जाती है पार्ट को ज़्यादा लंबा खींचने में। तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, मज़ा नहीं आता है। तो देखिए, नीरसता किसी पार्ट में ना आए, इसके लिए मैंने किसी भी जो है पार्ट को आपको ज़्यादा लंबा 1 घंटा 2 घंटा पकड़ के नहीं खींचा है ना। तो जो है फालतू की आपको कोई उसमें जानकारी नहीं दी हुई है। आपको अच्छे से सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। आप चैनल पर विजिट कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर उसको बस देखिए, है ना। सीटेट की तैयारी के लिए आपको सारी ही चीज़ें उसमें दी हुई हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन है। इसमें हम आपको बताएंगे कि जो है कौन कौन सी बातें जो पेपर में बहुत ही ज़्यादा विशेष रूप से आ जाती हैं टॉपिक्स, वो चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की वीडियो डाली थी, आप लोगों ने विजिट करके देख ली होगी। सारा ही पाठ्यक्रम आपका हो चुका है, एनसीएफ 2005 और जो है शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, सारी चीज़ें आपको उसमें मैंने बता रखी हैं। सारा पूरा पाठ्यक्रम हो चुका है। आगे जो महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन है, इसमें एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपका, क्योंकि जो आपका इसमें दिया हुआ है वह पिछले वीडियोस में भी सारा आपका बताया हुआ है मेरे द्वारा। ठीक है, देखिए आप देखते हैं आगे। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये हरलॉक ने कहा है। देखिए, आपको एक स्पेशली मैंने वीडियो बनाई है जिसमें विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी हुई हैं, जो किसने दी है, विभिन्न परिभाषाओं की और सिद्धांतों की। सभी आपको जो है एक वीडियोस के माध्यम से मैंने विजिट कर मतलब उस पर चैनल पे प्लेलिस्ट में दी हुई है आपकी सीडीपी की। सॉरी। तो आप विजिट करके देख सकते हैं और जो चीज़ें महत्वपूर्ण रह गई हैं उन्हें भी, और जो महत्वपूर्ण हैं जो बता चुकी हूँ मैं, उन्हें भी इस वीडियो में संकलित मैंने किया हुआ है। देखिए, विकास के परिणामस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये हरलॉक ने कहा है। शरीर और व्यवहार के किसी पहलू में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें अभिवृद्धि कहते हैं। देखिए, अभिवृद्धि किसे कहते हैं? शरीर और व्यवहार के किसी पहलू में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें अभिवृद्धि कहते हैं। और समय दृष्टि में से व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है उसे विकास कहते हैं। देखिए, विकास और अभिवृद्धि को अलग अलग बताया है। ये परिभाषा किसने दी है? ये दी है फ्रैंक ने। ठीक है, देखिए अभिवृद्धि भी बता दिया, ठीक है, और विकास भी बता दिया। विकास की अवधारणा में अभिवृद्धि की अवधारणा निहित है, अर्थात विकास का अर्थ अधिक व्यापक है। ठीक है, अब आप देखिए टॉपिक आता है विकास और अभिवृद्धि में किसकी अवधारणा, किसका अर्थ अधिक व्यापक है। तो आप बता सकते हैं विकास का अर्थ अधिक व्यापक है। ठीक है, क्योंकि अभिवृद्धि जो है आपकी क्या है कि व्यवहार के किसी पहलू का परिवर्तन होता है अभिवृद्धि में, और जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। अभिवृद्धि एक जैविक क्रिया है जो सभी जीवों में पाई जाती है। अभिवृद्धि स्वतः होती है, जैसे दांत निकलना, ठीक है, निकलना, शारीरिक लंबाई में वृद्धि होना आदि अभिवृद्धि के घोतक हैं। विकास में अधिगम या वातावरण द्वारा अर्जित गुण सम्मिलित होते हैं, अभिवृद्धि में ऐसा नहीं होता है। देखिए, आप देखिए यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट कर दिया गया है विकास और अभिवृद्धि को, कि विकास क्या चीज़ है। विकास बौद्धिक रूप से विकास होता है, गुणों का विकास होता है, व्यवहार का विकास होता है, मानसिक रूप से क्षमताओं का विकास होता है। और अभिवृद्धि जो होती है आपकी शारीरिक विकास होता है आपका अभिवृद्धि में। ठीक है, हाथ पैरों का विकास होता है, दांतों का विकास होता है, ठीक है, श्रवण जो क्षमताएं होती हैं उसका विकास होता है। ठीक है, तो विकास जो है आपका अभिवृद्धि जो होती है आपकी, दांत निकलना शारीरिक वृद्धि होना या अभिवृद्धि होती है। और विकास जो होता है आपका गुणों का विकास होता है। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत एक क्रम से चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव विकास की दूसरी अवस्था पर पड़ता रहता है। ये कहा किसने? हरलॉक ने। ठीक है,
अब विकास के मुख्य 3 तथ्य हैं, देखिए यहाँ पर विकास की से संबंधित मुख्य 3 तथ्य हैं। पहला है विकास परिवर्तन की ओर संकेत करता है। दूसरा, विकास में एक निश्चित क्रम होता है। तीसरा, विकास की एक निश्चित दिशा और लक्ष्य होता है। ठीक है, अगला देखिए, अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक अंगों से होता है, जबकि विकास का संबंध उनके गुणों से होता है। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है, देखिए एक ही लाइन में स्पष्ट कर दिया है। अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक अंगों से है और जबकि विकास का संबंध उनके गुणों से है। अभिवृद्धि विशिष्ट होती है जबकि विकास सामान्य होता है। अभिवृद्धि की दिशा एवं गति का मापन किया जा सकता है जबकि विकास का मापन पूर्णतः संभव नहीं है। विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित होता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, देखिए बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, शुद्ध वायु एवं प्रकाश, रोग तथा चोट, प्रजाति, संस्कृति, परिवार में स्थान, ये सभी चीजें विकास को प्रभावित करती हैं। विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। देखिए क्वेश्चन में हमेशा ही आती हैं, ये आप नोट डाउन कीजिए। शैशव अवस्था जो होती है 0 से 6 वर्ष या जन्म से 6 वर्ष तक होती है। बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है। किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष होती है। प्रौढ़ अवस्था 18 वर्ष के बाद तक की प्रौढ़ अवस्था होती है। विकास के पक्ष देखिए, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष और चारित्रिक पक्ष। मानसिक होगा, ठीक है, मानसिक मिसप्रिंट है, मानसिक विकास। ठीक है, विकास के पक्ष निम्नलिखित हैं, 5 पक्ष हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और चारित्रिक विकास। देखिए शारीरिक विकास में शरीर का विकास होता है, मानसिक विकास में मन जो है बुद्धि का विकास होता है, सामाजिक विकास में व्यवहार का विकास होता है, संवेगात्मक विकास में व्यक्ति की जो है संवेगों का विकास होता है, चारित्रिक विकास में चरित्र का विकास होता है। शैक्षिक दृष्टि से विकास की प्रथम 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं। प्रथम की 3 अवस्थाएं यानी कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अवस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला विकास को कहा जाता है। देखिए नोट डाउन कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं, या क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला को विकास कहते हैं, या विकास जो होता है क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है। ठीक है, विकास के सिद्धांत देखिए, विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शिशु के शरीर का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। ध्यान रखिएगा, विकास जो है शिशु के शरीर का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। सिर से पैर की दिशा में होता है शिशु के विकास। इसे मक्त के ध्वमुखी या सिर पुच्छीय दिशा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मक्त के ध्वमुखी या सिर पुच्छीय दिशा भी कहा जाता है। इसके अनुसार शिशु का पहले सिर, फिर धड़ और बाद में हाथ पैरों का विकास होता है। देखिए यहाँ पर जो है गर्भाधान का दिया हुआ है कि सबसे पहले बच्चे का क्या होता है, सिर का विकास होता है, सिर बनता है, फिर जो धड़ होता है, फिर जो होता है सिर का पुच्छी दिशा बनती है, यानी कि बाद में हाथ पैर विकास होते हैं। निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत देखिए यहाँ पर सारे सिद्धांत दिए हुए हैं। निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास की गति में व्यक्तिगत मेन्यता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, वंशानुक्रम और वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत। विकास के 2 आधार हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। ध्यान रखिएगा, विकास के 2 आधार हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। विकास में होने वाले परिवर्तन को देखिए, सबसे पहला आकार में परिवर्तन, दूसरा अनुपात में परिवर्तन, तीसरा पुरानी आकृतियों का लोप, चौथा नई आकृतियों की प्राप्ति। ठीक है, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है, नोट डाउन कीजिए, सामान्य से विशेष की ओर होता है विकास। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन का समय लगता है। गर्मी में बालक को विकसित होने में 280 दिन का समय लगता है। नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष और तनाव की अवस्था होती है, तूफान का विरोध की अवस्था होती है। ये स्टेनले हॉल का कथन है। विकास की अवस्थाएं प्याजे के अनुसार, देखिए ऊपर हमने विकास की अवस्थाएं जो देखी थी वे डॉक्टर अर्नेट जोन्स के अनुसार थी और ये है प्याजे के अनुसार। पहली है संवेदनव्यात्मक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक होती है। फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से ऊपर तक होती है। दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक होता है उसे बहुलक कहते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं स्किनर हैं, जिन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। देखिए बहुत ही शॉर्टकट में दिया हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत जो स्किनर ने किया था प्रयोग, ठीक है, प्रतिपादन थे, उन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत
का जो है प्रतिपादन पावलोव ने किया था, उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, आगे देखिए। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक का था, उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। सूझ का सिद्धांत बनमानुष या बंदर पर प्रयोग किया था, ये कोहलर का था। प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो प्याजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन हेतु जाने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सारे टॉपिक हैं, ऐसा कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप मिस करते हैं। स्किप मत करके बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि स्किप करने से क्या होता है, महत्वपूर्ण टॉपिक छूट जाता है और आपको छोड़ना इस समय कुछ भी नहीं है। लास्ट का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है ये, इसमें सारी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने कलेक्ट की हुई हैं आपके लिए, तो आप बिल्कुल भी इसको स्किप मत कीजिएगा। पूरी ही वीडियो आपको देखनी है और समझनी है, अच्छे से देखनी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो दोबारा इसको देखिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। सारे ही क्वेश्चन लमसम समझती हूँ, मुझे जो मैं इसमें पढ़ रही हूँ, बता रही हूँ मैं आपको, वो सारे ही क्वेश्चन आपके पेपरों में आ चुके हैं और आगे बार बार आते हैं ये क्वेश्चंस, और हर बार आते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, सब चीज़ें बहुत ही आराम से तसल्ली से देखनी है, पढ़नी है, समझनी है। देखिए, जब मानव शरीर का एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है, सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुके हैं और बार बार पलट पलट के आते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जब मानव शरीर का एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? विनय साइमन ने। किसने दिया था? विनय साइमन ने। IQ जो दिया है, मानसिक आयु का प्रत्यय विनय साइमन ने दिया था। अधिगम के नियम देखिए, अधिगम के 3 नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। नोट डाउन कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, 3 नियम है। आगे देखिए, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? ऐसा आता है ना, तो आपको देखना, यहाँ पे एक निम्न हटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आप आंसर की तरह पढ़ रहे हैं। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। पावलोव के शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत को क्या कहा जाता है? पावलोव के शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत को अनुक्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं सारे। सीखने का नियम नहीं है, कौन सा सीखने का नियम नहीं है? देखिए, यहाँ पर आ जाते हैं आपका सीखने के 3 नियम आ जाते हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, फिर आ जाता है संग में तनाव का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका? तनाव का नियम जो है आपका सीखने का नियम नहीं है, ध्यान रखिएगा। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर। सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर ने। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है क्या है? सीखना है, यानी कि कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और नियमित करने की प्रक्रिया सीखना कहलाती है। विस्मृति को कम करने का उपाय क्या है? सीखना, पाठ की पुनरावृत्ति। पाठ की पुनरावृत्ति बार बार करेंगे तो आपकी विस्मृति को कम करने का उपाय हो जाएगा। देखिए, मैंने विस्मृति, स्मृति आपको सारे ही टॉपिक, सारे ही पार्ट आपको डीपली पढ़ा दिए हैं। आप इस चीज़ को नोट डाउन कीजिए, बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि आप चैनल पर विजिट कीजिए, सारी ही वीडियो देखिएगा, एक भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। सारी जानकारी आपको डीपली मैंने दे रखी है। अगर आपने सारी ही वीडियो देख ली है हमारी CDP की, तो समझिए आप 101% CDP को तो क्रॉस करने वाले हैं 30 on 30 पे। एक नंबर आपका इधर से उधर नहीं जाने वाला है, क्योंकि मैंने पूरा ही पाठ्यक्रम आपको पूरा बता रखा है। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट्स हैं, सारे इम्पोर्टेंट्स हैं, जो कि आप देखेंगे जो नॉर्मल क्वेश्चन घुमा घुमा के लोग देते रहते हैं। ये तो 1 लाइन क्वेश्चन में आपको मैंने बता ही रखे हैं, लेकिन इसके अलावा सारा का सारा पाठ्यक्रम जो है आपका वो डीपली बता रखा है मैंने। आप चैनल पर विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाइए। CDP का पूरा पाठ्यक्रम आपको दिया हुआ है, सारी वीडियो दे रखी है, पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट हो चुका है। ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद MCQ चलने वाले हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ को कि सारा पाठ्यक्रम आपको पहले देखना है, उसके बाद MCQ करने हैं। चलिए देखते हैं। संवेग का संबंध होता है मूल प्रवृत्तियों से। संवेग का संबंध मूल प्रवृत्ति से होता है। मूल प्रवृत्ति कितनी होती है? 14 होती हैं। 14 मूल प्रवृत्तियाँ पूरी आपको बता रखी है, चैनल पर विजिट कीजिए और जाकर देखिए, उसमें सारी जो है आपकी 14 मूल प्रवृत्तियाँ डीपली बता रखी हैं, डीपली। चूंकि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग का संबंध होता है, अतः कुल संवेगों की संख्या भी कितनी होती है? 14 होती है। ठीक है, संवेग भी 14 होते हैं, मूल प्रवृत्तियाँ भी 14 होती हैं। देखिए, यहाँ पर 14 जो है संवेग आपके दे रखे हैं। भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, वरुणा व दुख, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार, भावना, प्रतिभा तथा आमोद। 14 पूरे दे रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 है। ठीक है, देखिए अगला देखिए। दूसरे व्यक्ति का भय व्यवहार की नकल करना क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है। हॉल का सिद्धांत जो है आपका किशोरों का मनोविज्ञान की व्याख्या करता है।
अगला देखिए, यदि पूर्व ज्ञान का अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रशिक्षण स्थानांतरण, संकरात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब नया जो सीखते हैं हम और पूर्व ज्ञान का अनुभव जो नए सीखने पर जो सहायता करता है उसे क्या कहते हैं? सीखे हुए ज्ञान का स्थानांतरण होना, यानी कि संकरात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। क्रोध व भय है संवेग के प्रकार हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। पाठ को पूरा पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाले बालक को क्या माना जाता है? समान बुद्धि का माना जाता है। बुद्धि लब्धि का ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ा रखा है, चैनल पर विजिट करिए, पूरा चैप्टर पढ़िए, क्योंकि इसको समझने से सिर्फ आपको यही क्वेश्चन पता लगेगा और आप अगर पूरा पाठ पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी जानकारियाँ नई भी मिलेंगी उसमें। ठीक है, बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि IQ का आविष्कार किसने किया? टर्मन ने किया है। ध्यान रखिएगा, टर्मन ने किया हुआ है IQ का आविष्कार। टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या बताया है? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, यानी कि IQ जांचने का ये सूत्र है। ठीक है, मानसिक आयु वास्तविक आयु गुणा 100 करके जो है आप IQ जांच सकते हैं। वास्तविक आयु को शारीरिक आयु तथा तैथिक आयु भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वास्तविक आयु को शारीरिक आयु या तैथिक आयु भी, तिथि वाली आयु भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बुद्धि लब्धि की गणना के आधार पर बुद्धि का वर्गीकरण। ये वर्गीकरण आपका महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन कीजिएगा, ये हर बार क्वेश्चन में आता है। 140 से 200 वाले जो IQ वाले बच्चे होते हैं वो प्रतिभाशाली होते हैं। 120 से 140 वाले प्रखर बुद्धि वाले होते हैं। 110 से 120 वाले उत्कृष्ट बुद्धि वाले होते हैं। 90 से 110 वाले समान बुद्धि वाले होते हैं। 80 से 90 वाले मंद बुद्धि वाले होते हैं। 70 से 80 IQ वाले निर्बल बुद्धि वाले होते हैं। 50 से 70 वाले मूर्ख बुद्धि वाले होते हैं। 25 से 50 वाले मूढ़ बुद्धि वाले होते हैं। 25 से नीचे वाले जड़ बुद्धि वाले होते हैं। IQ निकालना आता है? नहीं आता है, हैं? नहीं आता IQ निकालना। देखिए, IQ निकालना नहीं आता है, आप जाइए विजिट कीजिए चैनल पर। चैनल पर जो आपके बुद्धि लब्धि वाला पूरा चैप्टर है जो एक वो आपको दिया हुआ है, उसमें सारा ही आपको दिया हुआ है किस तरीके से IQ निकाला जाता है, कैसे सूत्र लगाया जाता है, बच्चों को कैसे जानकारी दी जाएगी। आपको क्वेश्चन आ सकता है, एक बच्चे की मानसिक आयु इतनी है, वास्तविक आयु बताइए, या उसको बच्चे का IQ कितना होगा, IQ इतना ये बताइए। तो आपको क्वेश्चन के अनुसार उस IQ को निकालना आना चाहिए, तभी आप उसको आंसर को दे पाएंगे। हर बार पेपरों में एक क्वेश्चन इसका ज़रूर 100% आता है, तो आपको वीडियो डीपली देखनी चाहिए, है ना। चैनल पर विजिट करके देखिए। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? विलियम वुंड ने। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने विकसित किया? फ्रायड ने विकसित किया था। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला फ्रांच ब्रेंटानो ने रखी है। संघनन का सिद्धांत जो है अभिप्रेरणा से संबंधित है। क्षेत्र सिद्धांत जो है आपका व्यवहारवादियों का सिद्धांत है। सारे ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, एक भी आपको स्किप नहीं करना। स्किप करने से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है आप लोगों का। स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि स्किप करने से ही मेन टॉपिक आपका अधिकतर निकल जाता है। और फिर एग्ज़ाम हॉल में बैठकर क्या होता है, अरे यार ये सामने क्वेश्चन आया तो था, काश हमने इसे ढंग से देख लिया होता। और रटने से भी यही होता है, रटने से हम टाइम टाइम पे चीज़ भूल जाते हैं, है ना। तो रटना नहीं है, समझना है। समझने के लिए आपको चैनल पर विजिट करना है, सब्सक्राइब करना है सबसे पहले, फिर उसको विजिट करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और आपको सारी वीडियो डीपली देखना है बिना स्किप करे हुए। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं। क्षेत्र सिद्धांत जो है आपका व्यवहारवादियों का सिद्धांत है। भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि के मापन हेतु किया जाता है। किसके मापन हेतु किया जाता है? बुद्धि के मापन हेतु किया जाता है भाटिया बैटरी का प्रयोग। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय स्किनर ने दिया है। स्किनर के संवेगात्मक अनुबंध को क्रिया प्रसूत अनुबंध भी कहा जाता है। स्किनर के संवेगात्मक अनुबंध को क्रिया प्रसूत अनुबंध भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, संवेगात्मक अनुबंध को क्या कहा जाता है, तो आपको अगर स्किनर नहीं दिया होगा तो आपको ये ध्यान रखना है, क्रिया प्रसूत भी कहते हैं। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे अधिगम कहते हैं। संज्ञान जो है आपका गिलफोर्ड का सिद्धांत जो है, संज्ञान किस बुद्धि सिद्धांत का हिस्सा है? जो संज्ञान जो है आपका बुद्धि के गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है। गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है वह संज्ञान का है, जो कि बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। मैंने कहा था ना IQ निकालना आना चाहिए, ऊपर IQ बताए हैं ना सारे।
बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किया है ना अभी, 140 से 200 वाले प्रतिभाशाली, 120 से 40 वाले प्रखर बुद्धि। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। ध्यान रखिए, देखिए अभी मैं यहाँ पे छुपा लेती हूँ थोड़ा सा। यहाँ क्वेश्चन है 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि पूछी है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, चलिए आ जाते हैं वापस यहाँ पर। सुधीर कितने वर्ष का है, 8 वर्ष का, ठीक। मानसिक आयु उसकी कितनी है, 10 वर्ष। कितनी है मानसिक आयु, ठीक। और सूत्र क्या है हमारा, IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। यह सूत्र है ना, ठीक है। इस सूत्र के हिसाब से अगर हम लगाते हैं तो आता है आपका IQ बराबर मानसिक आयु कितनी है, 10 वर्ष, वास्तविक आयु सुधीर की कितनी है, 8 वर्ष, और गुणा 100। ये हो गया ना, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए चूंकि क्या है यहाँ पर करना है, इसको काट देना है, 10 ढाई 100 और फिर आगे 8, ठीक। समझ में आ गई, इतना समझ में आया, नहीं आया, इतना तो समझ में आया होगा ना। अब देखिए 8 को जब हम 10 से काटते हैं तो कितना पड़ेगा, 8 एकम 8 बच्चे 2 सम लगाया, ठीक है, 0 बढ़ाया, ठीक है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 बचे 4, 8 पंजे 40, बच गया 125, ठीक है। आ गई यहाँ पर 125, समझ में आई। आगे देखिए यहाँ पर देखिए 125 निकाली ना अभी मैंने। देखिए 8 वर्ष सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए IQ मानसिक आयु यहाँ पर निकाली अभी हमने, 125 निकल कर आई थी ना अभी, ये आ गई 125। देखिए दशमलव के बाद की आपकी 2 संख्याएं मानी जाती हैं। आप देखिए नोट कीजिएगा, दशमलव के बाद की आपकी 2 संख्याएं मानी जाती हैं, ठीक है। और अगर 2 संख्याएं आपकी जो पहली संख्या है आपकी 5 से या ऊपर होती है, यानी 50% से अगर ऊपर होती है तो वह +1 में आ जाती है, ठीक है। संवेग का कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो ये आ जाता है आपका सक्रियता का सिद्धांत। सक्रियता का सिद्धांत मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। आगे देखिए नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। जो थार्नडाइक का सिद्धांत है वह व्यवहारात्मक श्रेणी में आता है। थार्नडाइक का सिद्धांत है व्यवहारात्मक श्रेणी में आता है। थार्नडाइक के वक्र सूचक कौन है, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। सीखने के वक्र, सॉरी थार्नडाइक पढ़ दिया मैंने। थार्नडाइक का सिद्धांत जो है व्यवहारात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आता है, और सीखने के वक्र जो हैं सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, बंडूरा और वाल्टर ने दिया था। अगला देखिए मिरर ड्राइंग परीक्षण व्यक्तित्व के मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। मिरर ड्राइंग परीक्षण किसके हेतु प्रयुक्त किया जाता है, व्यक्तित्व के मापन हेतु। माध्यक या माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है। क्वेश्चन आता है माध्यक या माध्यिका क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका सही, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। 16 PF कैटल द्वारा निर्मित व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट है जो कि प्रक्षेपी नहीं है, जबकि TAT क्लाउड पिक्चर टेस्ट तथा ड्रॉ ए मैन टेस्ट तीनों प्रक्षेपी तकनीकी हैं, ठीक है। अब देखिए प्रक्षेपी कौन सा नहीं है, कौन सा प्रक्षेपी है, यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। 16 PF कैटल द्वारा निर्मित व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट जो है वह प्रक्षेपी नहीं है। पहले तो 16 PF किसके द्वारा निर्मित हो गया, कैटल के द्वारा। और 16 PF कैसा परीक्षण है, व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट है, और जो कि 16 PF प्रक्षेपी नहीं है, ठीक है। इसके कई सारे क्वेश्चन बन गए। अब देखिए जबकि TAT जो है और क्लाउड पिक्चर टेस्ट तथा ड्रा ए मैन टेस्ट तीनों प्रक्षेपी तकनीकी हैं जो कि व्यक्तित्व परीक्षण की हैं, ठीक है। आगे देखिए किसी इच्छा में आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाले संभावित तनाव को क्या कहते हैं, उसे कुंठा कहते हैं। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया, तो सृजनशीलता की पहचान हेतु टॉरेंस ने
सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया। यहाँ पर आ जाएगा सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किसने किया, तो टॉरेंस ने किया। प्रभाव का नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। अन्वेषण की ऊर्ध्व उपागम का उपयोग केस अध्ययन के लिए किया जाता है। अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग केस अध्ययन के लिए किया जाता है जब व्यक्तित्व का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे अधिगम अंतरण कहते हैं। ठीक है, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम यानी सीखा हुआ दूसरी परिस्थितियों में उसके सीखने के निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे अधिगम अंतरण कहते हैं। अगला देखिए, जी वाल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण उपक्रम होता है। जी वाल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण जो है उपक्रम होता है। अब देखिए, जी वाल्स का अनुसार सृजनात्मक चिंतन के चरण, चारों ही चरण यहाँ पर दिए हुए हैं। तो बच्चों आपको डीपली भी पढ़ना है और क्वेश्चन आंसर भी करना है एमसीक्यू, और आपको ये सब चीज़ें भी देखना है। जी वाल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन के जो चरण हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो, इसका हम ध्यान रखते हैं, बच्चे के अंदर नीरसता ना आए। अधिक से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप एक टाइम में देखते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी लास्ट वीडियो होगी सीडीपी के पाठ्यक्रम की, फिर आपका जो है एमसीक्यू ही इसमें चलेगा। तो जो है बच्चों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कीजिए। आगे जो हम आपको बताएंगे जी वाल्स के अनुसार जो सृजनात्मक चिंतन के चारों चरण हैं वह बताएंगे, और आगे बहुत सारी आपकी नई जानकारियाँ भी इसमें दी जाएंगी, जो कि आपका टॉपिक है महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन। तो महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन में आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं, देखना ना भूलें नेक्स्ट वीडियो भी, जो कि लास्ट वीडियो रहेगी हमारी। उसके बाद आपका सीडीपी का पाठ्यक्रम बिल्कुल ही कंप्लीट है। आप चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। शेयर ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। देखिए, आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। आप सपोर्ट करेंगे तभी हमें अच्छा लगेगा, है ना। हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़ेगी और हमें भी जो है आपको पढ़ाते हुए बताते हुए अच्छा लगेगा। देखिए, हमने कोई भी कॉस्ट नहीं रखी है, किसी प्रकार का आपको दबाव नहीं है, किसी प्रकार की आपको जो है फीस नहीं देनी है यहाँ पर, और हम पूरे मन से मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत का सिर्फ आपसे इतना ही फल चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें, पूरी वीडियो देखें, बिना स्किप करे देखें, और अपने दोस्तों में शेयर करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल्स को सपोर्ट करें, बढ़ाएं, फैमिली मेम्बर्स बढ़ाएं हमारे यूट्यूब के, और हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल पर आपके सीडीपी के साथ साथ अब जो है हिंदी की, संस्कृत की और ईवीएस की क्लासेस भी चल रही हैं, और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, इसके साथ ही आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।